अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ एंड चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ की एक्चुअल डिफिनीशन किया है। F इजिकल टू एम ए, ये हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। F इजिकल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको कब इस्तेमाल करेंगे। तो आज इसी लेक्चर के अंदर हम F इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एंड F इजिकल टू एम ए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ एंड चेंज इन मोमेंटम से। तो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ की जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and the change in momentum takes place in the direction of the applied force. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. यानी जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो टाइम के साथ साथ उस बॉडी की मोमेंटम में चेंजेस आते हैं, और यही मोमेंटम में जो चेंजेस आती है ये एक्चुअली उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो हम लिखते हैं कि इफ़ अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करें तो अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के पुट करते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट की वैल्यू को हम 1 लेते हैं तो अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के। अब बच्चों, हम कंसीडर करते हैं किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को जिसका मास है m। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो हम v लेते हैं। आफ्टर सम टाइम t या टाइम इंटरवल डेल्टा t में बॉडी सपोज पॉइंट A से चली गई पॉइंट B पर। अब बॉडी का मास तो m है, पर बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v में चेंज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बॉडी का जो मोमेंटम था mv, एक्चुअली वो मोमेंटम चेंज हुआ टाइम इंटरवल डेल्टा t में। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v के। वेलोसिटी में चेंज आया, फाइनल से इनिशियल को रिमूव करेंगे तो डेल्टा v हमारे पास आ जाएगा। तो मोमेंटम में जो चेंज आया वो m इंटू डेल्टा v। अब अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कंसीडर करें, हम लेके के लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में डेल्टा t टेंड्स टू 0। अगर हम लेके डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t, यानी स्मॉल टाइम में मोमेंटम में स्मॉल चेंज, तो ये रिलेशन बन जाता है डिफरेंशियल फॉर्म में dp डिवाइडेड बाई dt में। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt के। अब हम जानते हैं कि dp डिवाइडेड बाई dt, अगर p की जगह हम mv को पुट करें, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। अब डेरिवेटिव का जो प्रिंसिपल है अगर वो हम यहाँ पर लागू करें, अप्लाई करें, तो हम लिख सकते हैं m dv डिवाइडेड बाई dt प्लस v dm डिवाइडेड बाई dt। तो ये एक्चुअल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, m dv डिवाइडेड बाई dt प्लस v dm डिवाइडेड बाई dt। अब बच्चों, अगर हम सपोज करें या हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में बच्चों m जो है ये कांस्टेंट है। बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B पर टाइम इंटरवल डेल्टा t में चली गई, पर बॉडी का मास वही m है। वेलोसिटी में चेंज आया, यानी मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आया, वेलोसिटी में चेंज की वजह से। अब यहाँ पर हमने बॉडी को कांस्टेंट लिया है। अब जब हम बॉडी को कांस्टेंट लेते हैं तो ये टर्म हमारे पास 0 बन जाता है। तो इफ बराबर हो जाएगा या अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाएगा m dv डिवाइडेड बाई dt के। अब m
dv/dt बच्चों ये हम जानते हैं कि किसके बराबर है, एक्सेलरेशन a के बराबर है। तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ की जो फॉर्म आई वो F = m × a के। अब बच्चों यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ जो आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि F = ma, अब ये रिलेशन जो है या न्यूटन लॉ इस फॉर्म में हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो, तब हम इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जब बॉडी का मास कांस्टेंट ना हो, बॉडी की मास में वेरिएशन आ रही हो, वो चेंज हो रहा हो, तो इस दौरान हम इस F = ma को अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट मुख्तसर ये कि F = ma हम उस वक़्त अप्लाई कर सकते हैं जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो, तब हम न्यूटन सेकेंड लॉ को इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लॉ जो है ये हम सिंगल पार्टिकल को जिसका मास कांस्टेंट हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजिड बॉडी के आने के साथ या हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब ये इंट्रोड्यूस हुए तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडीज़ को भी हम इस लॉ को अब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस दौरान ये लॉ जो है ये इस फॉर्म में बन जाती है कि F applied = ये m जो है ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हो जाएगा, और a की जगह पर हम लिखते हैं ACM यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी का जो होल सेंटर ऑफ मास होता है ये उसकी एक्सेलरेशन है, और m जो है कैपिटल में जो हमने लिखा ये टोटल उस रिजिड बॉडी की मास को शो करता है। तो इस तरह हम सिंगल पार्टिकल को भी ये अप्लाई कर सकते हैं, और सिस्टम पार्टिकल के साथ साथ सिंगल पार्टिकल के साथ साथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी को भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है बच्चों, फर्स्ट जो पॉइंट है हमने लिखा कि न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma। अब अगर हम सपोज करें कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये 0 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा ma = 0 के, पर m तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज इट कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम 0 मान ले तो इस दौरान न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये कंसिस्टेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ ये यकसनियत रखती है उस सूरत में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को मान लें कि ये 0 के बराबर है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी यही कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 पुट करने से न्यूटन सेकेंड लॉ जो है और न्यूटन फर्स्ट लॉ इन दोनों में कंसिस्टेंसी बन जाती है। यानी हम कहते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये फिर कंसिस्टेंट है किसके साथ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है इसको हम वेक्टर लॉ भी कहते हैं। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ वेक्टर लॉ है। यानी हम लिख सकते हैं कि F = dp/dt विच इज इक्वल टू ma। अब इसको हम 3 कंपोनेंट्स के लिए इस तरह लिख सकते हैं कि अगर x कंपोनेंट के लिए लेके तो ये बन जाएगा dpx / dt के, और साथ में हम लिख सकते हैं max के। अगर हम y कंपोनेंट के लिए लेके तो dpy / dt आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ma × y के। अगर हम z कंपोनेंट के लिए लेके तो dpz / dt विच इज इक्वल टू ma/z के। यानी वेक्टर लॉ है, कंपोनेंट की फॉर्म में हम न्यूटन सेकेंड लॉ को लिख सकते हैं। थर्ड वन जो पॉइंट है, थर्ड वन पॉइंट वो ये है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसमें हम कहते हैं कि F = ma। अब बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ को हम
लोकल लॉ भी कह सकते हैं। लोकल लॉ का मतलब ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम स्पेस में कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट ले ले, अब इस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई होता है, तो इसी इंस्टेंट में, इसी इंटरवल में, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये फोर्स इस पार्टिकल पर अप्लाई होगा और उसमें एक्सेलरेशन ए होगी इसी इंस्टेंट में। यानी हम प्रीवियस मोशन नहीं देखते किसी पार्टिकल की, बस बल्कि उसी इंस्टेंट में जब फोर्स अप्लाई होता है तो इस दौरान बॉडी में एक्सेलरेशन ए होगी इंस्टेंट में। प्रीवियस मोशन को हम ऑब्जर्वेशन में नहीं लाते कि बॉडी कहाँ से आ रही है, क्या पोजीशन है बॉडी की मोशन की, बल्कि मखसूस टाइम में बॉडी पर फोर्स अप्लाई तो बॉडी में एक्सेलरेशन ए। इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसको लोकल लॉ भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है न्यूटन सेकंड लॉ का कि अगर फोर्स एंड वेलोसिटी ये आपस में पैरेलल ना हो, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, फोर्स और वेलोसिटी ये आपस में पैरेलल ना हो, बल्कि फोर्स और वेलोसिटी आपस में सम एंगल बना रहे हैं, तो इस दौरान ये फोर्स वेलोसिटी की उस कंपोनेंट को चेंज करता है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। जब फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों आपस में पैरेलल ना हो बल्कि सम एंगल के साथ इंक्लाइंड हो, वेलोसिटी और फोर्स, तो इस दौरान ये फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी की उस कंपोनेंट को चेंज करेगा जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होता है। यानी इसकी एग्जांपल अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अंडर ग्रेविटी फोर्स होता है। तो हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो मोशन कर रही है। तो हम सपोज कर देते कि सपोज यहाँ पर पार्टिकल है या बॉडी है, इसकी वेलोसिटी ये है, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते, वेलोसिटी v ये उसका x कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो फोर्स जो है ग्रेविटी का फोर्स ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इसको इफेक्ट करेगा, बल्कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा शायद कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसमें जो एक्सेलरेशन होती है जिसको हम ax से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 के बराबर होती है। सिर्फ उस कंपोनेंट को चेंज करेगा जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और जो फोर्स को परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, वो कंपोनेंट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, और उसमें जो एक्सेलरेशन होती है, लीनियर एक्सेलरेशन, वो भी आपके पास कांस्टेंट होगी। अब बच्चों इसके बाद अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ को चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में लेके हम इस फॉर्म में लेके F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the net force applied on a body, and change in momentum takes place in the direction of the applied force. अब अगर डेल्टा टी को हम यहाँ पर शिफ्ट करें एफ डेल्टा टी, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी। अब ये एफ डेल्टा पी इनके प्रोडक्ट को कहते हैं इम्पल्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो हम लिखते हैं कि इम्पल्स आई जो है वो डेल्टा पी के बराबर है, यानी चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम। अब इम्पल्स का मतलब क्या है? जब लार्ज फोर्स को अप्लाई किया जाता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब लार्ज फोर्स को अप्लाई किया जाए
तो यही फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स जो है वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। यानी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम किसी बॉडी पर लार्ज फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस बॉडी की मोमेंटम में चेंज आता है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रबर बॉल को लेता हूँ, क्रिकेट बॉल कंसीडर करो, ठीक है ना। अब उस बॉल को मैं मारता हूँ इसी वॉल के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल की मोमेंटम थी, उसकी मास और उसकी वेलोसिटी। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस वॉल के साथ यहाँ पर टच होता है और ये वॉल जो है इसी बॉल पर लार्ज फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में, पर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अगर हम देखें तो बॉल इसी वॉल के साथ चिपक नहीं जाता कि हम कहते हैं कि बॉल जो है ये इसी वॉल के साथ चिपक गया है, बल्कि बॉल जैसे ही टच होता है फौरन रिपेल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी बॉल जो है ये ग्रेटर फोर्स, लार्ज फोर्स अप्लाई करता है इसी बॉल पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और वो इस बॉल की मोमेंटम को रिवर्स करता है। तो ऐसे केसेस में हम इम्पल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इम्पल्स जो है ये एक्चुअली बॉडी की मोमेंटम को चेंज करता है। और इम्पल्स जो है जब लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पर अप्लाई हो जाए तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें लार्ज फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं बॉल और वॉल, तो इन दोनों को हम सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है ये फिर एक मेजरेबल क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, और वो फिर बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो सेपरेटली हम फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर दोनों के प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर मेजरेबल क्वांटिटी बन जाती है। अब इम्पल्स की यूनिट बच्चों क्या है, इम्पल्स बराबर है एफ डेल्टा टी के, और ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और सेकंड ये टाइम की यूनिट है, तो न्यूटन सेकंड ये इम्पल्स की यूनिट है। यानी मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की यूनिट जो है वो आपस में इक्वल होती है, क्योंकि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अब जो मोमेंटम की यूनिट होगी वो इम्पल्स की यूनिट होगी, तो दोनों की यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है। जिस तरह हम लिखते हैं कि P बराबर है mv, m क्या है यूनिट किलोग्राम, v मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये यूनिट है किसकी, मोमेंटम की। अब बच्चों अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों ये किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है, और ये आपके पास सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड ये मोमेंटम की भी यूनिट है और न्यूटन सेकेंड ये इम्पल्स की भी यूनिट है। नॉर्मली जो हम लेते हैं मोमेंटम की यूनिट वो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अगर हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास ये यूनिट हासिल होती है न्यूटन सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड मोमेंटम की भी यूनिट है और इम्पल्स की भी यूनिट है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ F इजिकल टू एम ए से हम F इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को डिराइव कर सकते हैं। किस तरह, अगर हम लेके F इज इक्वल टू एम ए। अब बच्चों आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी। तो फर्दर हम लिख सकते हैं m डेल्टा वी किसके बराबर, वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल, नीचे डेल्टा टी आ जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा, अगर हम m से मल्टीप्लाई करें एम वी एफ माइनस एम वी आई और नीचे डेल्टा टी आ जाएगा। तो बच्चों मोमेंटम हम जानते हैं कि मोमेंटम किसके बराबर है, एम वी के। अगर इस मोमेंटम को फाइनल और इनिशियल के लिए हम लेके तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है, मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी इनिशियल होगी। अगर हम फाइनल के लिए लेके तो मास कांस्टेंट, वेलोसिटी फाइनल होगी। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम, एम वी आई ये इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के।
तो पी एफ माइनस पी आई क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी, और ये नीचे डेल्टा टी। तो एफ इजिकल टू एम ए से हम एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को भी डिराइव कर सकते हैं, और एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से हम एफ इजिकल टू एम ए को भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने पहले स्टेप में किया।